बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, खुशखबरी के साथ आगाज करते हैं और आप जानते हैं आज कह सकते हैं, क्योंकि जब से योमिया ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये पहली बार है कि रुपए में जो है हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया और पेट्रोलियम डिवीजन ने 4 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद जो नई कीमत है अब 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। तकरीबन 332 इसको समझे, 95 पैसे है ना। और डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे कमी के बाद नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई है। तो जनाब, ये पहली मरतबा है योमिया जो इजाफा हम देख रहे थे, रोज़ाना इजाफा ही होता था, और जब कमी होती थी तो 70 पैसे की हो गई, 35 पैसे की हो गई, 100 पैसे की, हाँ तकरीबन 90 पैसे की हो गई। तो ऐसे पैसों में हम देख रहे थे कि कमी हो रही है। ये पहली बार है जब 4 रुपये एक साथ जो है ना रुपयों में कमी की गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, फिलहाल पिस्ती आवाम यही कह सकती है कि ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि कीमतें मजीद कम होनी चाहिए और उसी रेट पर वापस अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कितनी जल्दी पहुंचाते हैं। ये ना हो कि कुछ ही घंटे गुजरने के बाद जब दोबारा आप ऐलान करें तो ये भी रिकवर कर ले किसी न किसी सूरत में। आज रात को मिनी हार्ट अटैक आता है या फिर थोड़ी बहुत जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि खुशी मिलती है आवाम को, तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ऐलान यौमिया हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं। अमेरिका मुज़ाकरात के दावे कर रहा है और ईरान उसकी तरदीद कर रहा है। मेरा ख्याल है ये जो हमेशा से होता आया अभी भी वही हो रहा है जो फरवरी से अभी तक हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ने दावा किया था कि ईरान से राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत जारी हैं और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी इत्तेफाक राय होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर हमले का मंसूबा मनसूख किया, वरना ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। रात गए व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर दोगला होने का इल्ज़ाम लगाया। लिखा कि ईरानी सिर्फ ओमान के साथ मामला कर रहे हैं। ईरानी मुलाकात की जैसे दरख्वास्त करते हैं, फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और कई बातें तय होती हैं, लेकिन इतने में ईरानी फिर धड़ल्ले से कहने लगते हैं कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहा है। जब तक अमेरिका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती, और ईरान माने या ना माने, जब तक वो मुकम्मल तौर पर हथियार ना डाल दे या कोई मुआहिदा ना हो जाए, अमेरिका ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंचने देगा। और मामला बहुत ही सादा है। उन्होंने कहा ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। उधर ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है इस्माइल बक़ई, उन्होंने सदर ट्रंप के इन दावों की फिर तरदीद की। उन्होंने कहा कि ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। ईरान और अमेरिका से मुतालिक जो मामलात है उसमें पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा। और दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त शूरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिश का नतीजा है। दुश्मन को मुआहदे की पासदारी पर मजबूर करना होगा। मुआहदे से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी, जबकि कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जौहर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। इस वक्त ये जो ठनी हुई है ईरान और अमेरिका में, आपको क्या लगता है ये डेडलॉक जो है ये बरकरार रहेगा या बर्फ पिघलेगी कहीं ना कहीं इस बार? जी बिल्कुल, एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। और अगर बर्फ पिघलती भी है किसी तरह, एक मुज़ाकरात तो खैर चल रहे हैं, इस वक्त फाइट टॉक हो रहा है। और 2 पहलू हैं मुज़ाकरात के, एक अमेरिका और ईरान के बीच जो पाकिस्तान और कतर और दूसरे इंटरमीडियरी के थ्रू हैं, और दूसरे इस वक्त ईरान और ओमान के दरमियान, जो सिर्फ उसके लिए हैं कि ये अपना हुर्मुज़ पे कोई रास्ता निकाला जाए कि वहाँ पे जो शिपिंग में जो मैरीटाइम ट्रैफिक है वो दोबारा से बहाल हो। तो उसमें जो उम्मीद है वो जो ओमान वाले मुज़ाकरात, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है कि उसमें कोई रास्ता कम से कम कोई आर्जी तौर पर निकले कि जो है शिपिंग ट्रैफिक जो है ये मैरीटाइम ट्रैफिक बहाल हो। जो अमेरिका की इस वक्त ज़ाहिर थ्रेट्स जिनका आपने जिक्र किया, वो तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बाहर शायद कोई 40-50 बार से भी ज़्यादा दे चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका के पास कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है
क्योंकि अगर वो दोबारा से कोई मैसिव अटैक्स ईरान पे करते हैं तो ईरान भी रिटेलिएट कर सकता है। वो गल्फ कंट्रीज पे ज्यादा करते हैं और गल्फ कंट्रीज में भी सिचुएशन काफी फ्रेजिल है, क्योंकि अगर वो जिस तरह अगर ईरान में वो बड़े पावर स्टेशन या बड़े ब्रिजेस या बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह करते हैं तो ईरान जो है ना इन टर्न वो फिर गल्फ कंट्रीज में करेगा और वहां पे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रंप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर देखिए अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। अमेरिका के अंदर जो है ना ट्रंप की अब वो वक्त आ गया है कि ट्रंप की जो हार्ड कोर सपोर्ट है, जो इससे पहले लगता था कि फॉल्टर नहीं हो रही, वो बावजूद सब चीजों के वो बड़ी बरकरार थी, लेकिन अब उसमें दरारें आना शुरू हो गई हैं इस वक्त। और बहुत सी जो मिड टर्म्स की जो रेसेस इस वक्त चल रही थी, बेशक वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए थी या सेनेट के लिए, उसमें एकदम डेमोक्रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर उनके सर्वेज में आना शुरू हो गए हैं उनकी इस वक्त ओपिनियन पोल्स में नंबर्स। तो उस वजह से अब ट्रंप पे प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर क्या हो रहा है कि वहां पे देखें इस वक्त, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वहां पे हार्ड लाइनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, खुसूसन जो IRGC है, जो पासदारान इंकलाब है, तो उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस वक्त पूरे सिस्टम पे छाए हुए हैं। तो उस वजह से और वो लचक दिखाने पे कोई इतने ज्यादा तैयार नहीं है। अच्छा। ना ही आपने हुर्मुज़ पे, और अगर आपने हुर्मुज़ पे कोई मामला आता है हो भी जाते हैं मिसाल के तौर पे आर्जी तौर पे, तो आगे न्यूक्लियर इश्यूज पे वो कोई इतनी ज्यादा लचक नहीं दिखाएंगे। अच्छा जॉर्ज साहब, मैं तो इसी तरफ आ रही थी इस सारे मामले को देखते हुए, जिस तरह से सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं, बयान उनके आ रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने है, जो आपने कहा कि हार्ड लाइनर्स जो हैं वो डटे हुए हैं इस बात पर कि ईरान अपनी मर्जी से जो भी डिसाइड करेगा। और आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रेशराइज करके या धमका कर, जो कि हम फरवरी से देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर इसी तरह से पहले बात करते हैं, फिर धमकियाँ देते हैं और फिर उसके बाद करते वही हैं जो उन्होंने सोचा होता है करने के लिए, तो धमकियों से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वो लेकर आ सकते हैं, जो अभी तक तो हमने देखा कि मुमकिन नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, देखें धमकियों से जाहिर है कि उसका कोई जो है ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, वहां पे उनका असर जो है वो पहले से भी कम होता जा रहा है। और फिर देखिए मुज़ाकरात होते भी हैं, मुज़ाकरात की तरफ वापस आते भी हैं, तो जो असल इश्यूज हैं, जिस मैंने कहा कि आपने हुर्मुज़ पे चलें, कोई आर्जी रास्ता निकल भी आता है तो कोई मुस्तकिलन ईरान जो है आपने हुर्मुज़ पे जो है उसका कंट्रोल जिसको वो समझते हैं उनका है, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के अंदर जो जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वहां पे राय आमा ये बन गई है कि अपना हुर्मुज़ तो हमारा है। उन्होंने तो लॉज पास कर दिए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने तो एक वो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बना दी है, तो वहां पे। और दूसरा जो न्यूक्लियर इशू है, अभी तो उस पर बात ही नहीं हो रही फिलहाल, तो अपना हुर्मुज़ पे हो रही है, लेकिन जब उस पर बात होगी तो उस पर भी ईरान में कोई लचक जो है ना इस वक्त ईरान में जिस तरह हार्ड लाइनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो लचक दिखाने को तैयार नहीं है और नहीं होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज का बहुत खतरा बढ़ रहा है कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बनने जा रहा है, और ये जो है ना एक इंस्टेबिलिटी जो सी है ये इसी तरह ये चलती रहेगी इंटरमिटेंटली, इसी तरह जो है आपस में जो है ना कभी तो क्या ये अमेरिका का हदफ भी हो सकता है कि ये इसी तरह से चलती रहे ताकि जो है एशिया की जो तरक्की है उसको किसी तरह से डेंट पहुंचाया जा सके, और जो है तमाम कौमें जो हैं इस एक जो है हैंगिंग पोजीशन में आ जाएं जिसमें उनकी मईशत जो है उसका पहिया ना चल सके? जी मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, इसलिए कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है देखिए सियासी तौर पे तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर वो मिड टर्म्स जो है, जिस मिड टर्म्स में पहले तो चले 6-7 महीने थे, अभी तो जो है ना उसमें 100 दिन से भी कम रह गए हैं, 3 महीने के करीब हैं, तो उसमें और उनके नंबर्स बहुत ज्यादा खराब आना शुरू हो गए इस वक्त रिपब्लिकन्स के। अगर वो मिड टर्म्स हार जाते हैं, जो दोनों उनकी मेजोरिटीज हैं, हाउस में भी है सेनेट में भी है बड़े, लेकिन वो बड़ी मामूली सी अक्सरियत है उनके पास, अगर वो उसको लूज कर जाते हैं तो उनकी पोजीशन जो सी है वो तो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उसके बाद उनके आखिरी 2 साल होंगे, आगे वो तीसरी टर्म तो हो नहीं सकती, तो फिर तो उनकी पावर बेस बिल्कुल जो है ना कम हो जाएगी। और ट्रंप इस तरह बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, रिपब्लिकन पार्टी नहीं चाहेगी
तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये उनके मुफाद में है कि इसको जारी रखें इसी तो तरह। जौहर साहब, ये जो अभी समझता हूँ बयान जो दे रहे हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का आपने जिक्र किया है, पहले ये बयान दे चुके थे ईरान के हवाले से। हम शुरू से ही जानते थे, जब ये इक़्तिदार में नहीं भी थे तो ईरान के हवाले से इनका यही मौक़िफ़ था। आपको क्या लगता है कि अपने जो दूसरा दौर है, उस 4 साल दौर में इन्होंने दूसरे साल में ये सारी कार्रवाई क्यों शुरू की? ये जानते थे इन्होंने मिड टर्म इलेक्शन से गुजरना है, और मिड टर्म इलेक्शन के बाद इनको मुश्किलात और लेम डक प्रेसिडेंट होने का भी जो है ना, वो उससे उस एक्सपीरियंस से भी गुजरना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे साल में इस सारी चीज़ को शुरू कर देना, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल अहम नुकता है। मैंने देखें, ये जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन जीता था दूसरी बार, तो मैंने उस वक्त ये प्रेडिक्ट किया था। मैंने कहा था कि इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल के लिए इतनी ज़्यादा जाएंगे हद तक कि जहां तक कोई पिछला अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं गया, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसकी वजह ये थी कि वो करते थे, यानी कि वो इजराइल ने उनको जो है ना, ये पिछला जो इलेक्शन था उसमें इजराइल ने उनको इलेक्शन जीतने में मदद दी थी नेतन्याहू ने। और वो कैसे दी थी? मदद ऐसे दी थी कि वो मुआहदा एक जो है ना बाइडेन करना चाहते थे इजराइल के साथ, वो कम से कम सीज फायर एक करवाना चाहते थे गजा में, और वो उसमें काफी सारे मुज़ाकरात के बाद ना एक जो है ना ढांचा, एक स्केलेटल समझने, एक फ्रेमवर्क तय पा गया था। लेकिन वो उसको जान के डिले कर रहे थे ताकि उसका क्रेडिट किसी तरह भी बाइडेन को ना मिले, और इलेक्शन तक जो है ना मुसलमान, जो मुस्लिम अमेरिकन हैं, जो यंग अमेरिकन हैं, जो अरब अमेरिकन हैं, वो नाराज हो जाए ट्रंप से। और वही हुआ। और उन स्टेट्स में, और वो खास वो नजर आ रहा था वहां पे खास तौर पे इलेक्शन के रिजल्ट्स में, कि वो किस तरह से उस फैक्टर ने ट्रंप को फायदा पहुंचाया। तो वो करते थे इजराइल को बिग टाइम। तो इसलिए और क्योंकि इजराइल के साथ उनकी जिस तरह की उनकी एक रपो है इजराइल के साथ, जिस तरह के ताल्लुकात नेतन्याहू के साथ, और ये तो फिर देखिए 1980 की दहाई से प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश थी कि जो जूइश लॉबी है उसके साथ एक जो है ना अपना ताल्लुक बनाए और पॉपुलर हो उसमें। तो वो इस वजह से मैं समझता था कि वो बहुत ज्यादा इस पर, और उन गए भी, एक बार नहीं 2 बार इजराइल के कहने पे जंग भी की। लेकिन अब ये सिचुएशन हो गई है कि इजराइल जो है, इजराइल अमेरिका के अंदर अनपॉपुलर होता जा रहा है, तारीख में पहली बार शायद। और इजराइल की लॉबी भी उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई जितनी वो पहले होती थी। अभी भी जाहिर है कि ये नहीं कि खत्म हो गई है, अभी भी बहुत पावर है उनकी, लेकिन पहले के मुकाबले में वो कम इफेक्टिव हो गए हैं। तो अब वो जो है ना, अभी इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें अब ट्रंप थोड़ा सा अपना लाया अमल अब इजराइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ भी वो करना चाहते हैं। बट मसला ये हो गया कि अब ईरान जो है ना उस तरफ नहीं आ रहा। अब उनको तो सूट करता है कि एक मुआहदा जो है, जिस तरह उन्होंने किया था, जिस मुआहदे में बहुत ज्यादा कंसेशंस दे दी थी ईरान को, ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था या इस्लामाबाद फ्रेमवर्क ऑफ पीस जो था। लेकिन अब ईरान में जो हार्डलाइनर्स हैं वो उससे भी आगे जो है ना चाहते हैं चीजों को। वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें जो उसमें मिली हैं वो भी रहें, और साथ ही साथ अपने हुर्मस पे उनका एक जो है ना तसल्लुत रहे। बिल्कुल। तो वो अब जरा मुश्किल है अमेरिका के लिए उसको मानना। तो वरना ट्रंप ने जो है उस मायदे में तो बहुत सारी कंसेशंस भी दे दी हैं और इजराइल की मर्जी के खिलाफ दे दी हैं, क्योंकि अब आके उनको ये जो है ना इस चीज का एहसास हो गया ट्रंप को कि एक तो इजराइल की लॉबी उतनी पावरफुल नहीं रही अमेरिका में, और दूसरा ये कि वो जो है ना इस वक्त उनका मुफाद और इजराइल का मुफाद इकट्ठा नहीं है। बट अब वो मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस में इस वक्त ट्रंप जो उनसे है वो खासी हद तक बड़े स्टक हैं इस क्राइसिस में, और उनको कोई वे आउट उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह वो चाह रहे हैं, और इसीलिए वो इस तरह के बयानात देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इसलिए आपको कंफ्यूजन भी नजर आता है, कंफ्यूजन के शिकार है। बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो ट्रंप का इसरार है, ईरान का इनकार है, ये सारी सिचुएशन है, इस पर हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो शामिल करते हैं। माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे, और पीसीबी ने माइकल स्मिथ की तकर्रुरी की तस्दीक कर दी है। 46 साला माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। माइकल स्मिथ लेवल 4 कोचिंग क्वालिफिकेशन रखते हैं, और माइकल स्मिथ 3 HBL BSL फ्रेंचाइजेस के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 19 अगस्त से शुरू होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ बेहतर हो जो गुज़िश्ता सीरीज़ की निस्बत, और हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं माइकल स्मिथ को। पाकिस्तान के लिए कोचिंग खिदमात अब सर अंजाम देंगे। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरी आएगी पाकिस्तानी टीम
में, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है वो दूसरे टेस्ट मैच में अच्छी जा रही है। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी कुछ बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद के 2 इंतखाबी हलकों में पोलिंग जारी है। ये इंतखाबात 2 अगस्त को शेड्यूल थे, मगर ख़राब मौसम के बायस LA 27 के पूरे हलके और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग को मुलतवी कर दिया गया था, जहां आज शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग जारी रहेगी। उधर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर नून लीग सादा अक्सरियत का दावा करती हुई दिखाई दे रही है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर के 20 सीटों पे इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हुआ। 13 सीटें मीरपुर डिवीज़न में, मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर जो है वो इलेक्शन मुकम्मल हुआ है। पीपल्स पार्टी जिसने कल सुबह 10:30 बजे से एक बयानिया बनाना शुरू किया हुआ था कि पता नहीं हमें कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, नीयतन ही हारे हुए थे, तो उन्होंने सारा दिन ये राग लापा कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली से हमें हराया जा रहा है। तो 7 में से 3 पे कामयाब हुए हैं। उधर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कुछ कहा है जिसका चर्चा हमें जिसकी बाज़गश्त बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। इसके बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब करवाया है। पूंछ वालों, मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करें, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें आपको दिलवाऊँगा। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक। और इस बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो ये बयान था, इस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कैसे पीछे रहती। एक्स पर उन्होंने भी अपना पैगाम लिखा और बोला, उफ हम तो डर गए, अब क्या होगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट हम करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिशें गलियां, सड़कें और नशीबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं और कई कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हमने लाहौर में मूसलाधार बारिश देखी। 40 मिनट की बारिश से रावलपिंडी ज़ेरे आब, एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियाँ पानी में फंस गईं। उधर फिरोज़वाला और गिरदोनवाब सैलाबी पानी ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी है। सैलाब 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि मुतादिद देहात और निजी हाउसिंग सोसाइटी ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। मुतासिरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी पर हमने बात करनी है। मोहम्मद सैफ अनवर साहब DG हैं PDM में पंजाब के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और अगेन थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन एंड टू शेयर द व्यूज एंड व्हाटएवर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज डूइंग with Express TV. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर जो सिचुएशन अभी हमने जिसका हल्का सा जिक्र भी किया, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कितनी वर्स है? देखिए बारिशें ज़ाहिर है ये मॉनसून का 4th स्पेल चल रहा है और पिछले 5-6 दिन से शदीद बारिशें हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया वो लाहौर है। फिर इसके अलावा फैसलाबाद में बड़ी बारिश हुई, रावलपिंडी का आपने खुद जिक्र किया, बहुत बारिश हुई रावलपिंडी में, फिर खुशाब, सरगोदा। तो बारिशें तो ज़ाहिर मानसून है, बारिशें होंगी, लेकिन इसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं फ्लड फाइटिंग और अर्बन फ्लडिंग को फाइट करने के, वो उनका जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। उनमें आप देखें कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें
113 मुख्तलिफ अर्बन सिटीज़ में डिस्पोजल स्टेशंस बन रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो हैं वो सीवर लेंथ को एक्सटेंड किया जा रहा है। नई ड्रेन्स 196 किलोमीटर्स नई ड्रेन बिछाई गई हैं। फिर इसके अलावा अर्बन साइड पे जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसको इन्हांस किया जा रहा है। नए वाटर स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, 27 नए अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। फिर रोड साइड पे 83 अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। तो बारिशें ज़रूर होती हैं और बहुत तेज़ बारिश है 2-3 घंटे में। इन सारे मैयर से हम ड्रेन आउट पानी कर रहे हैं जो अर्बन फ्लडिंग का अभी तक फिनोमिना है, क्योंकि रिवर साइड पे हमें अभी इशू नहीं है। सारे रिवर्स जो है नॉर्मल फ्लो में चल रहे हैं। जो हमारे नोलाज हैं उनमें जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, फिरोजवाला और मुरीद के डेक में पानी ज़्यादा आया, ओवरफ्लो हुआ, ब्रीच हुआ, लेकिन हमने 4-5 दिन मैसिव इंटरवेंशन करके उसको मैनेज किया है। पानी वहाँ रिसीड हो गया है, लोग अपने घरों की तरफ वापस चले गए। हमने 113 रिलीफ कैंप वहाँ लगाए। 150 के करीब देहात मुतासर हुए थे। अब वो लोग अपने घरों को गए, हमने उनको ड्राई राशन दिया है, कुक फूड दिया है, उसमें बाकी साफ पानी ने बहुत काम किया। हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के कैंप्स लगाए। इन सब को रिलीफ मेयर्स हमने इनके डोर स्टेप तक पहुंचाए हैं। रेस्क्यू 11122 ने बहुत काम किया है। एवरी डिपार्टमेंट वाज ऑन द टॉप एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब वी आर डूइंग आवर बेस्ट। अच्छा सर साहब, ठीक, हम ये देख रहे हैं पंजाब हुकूमत काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और जहाँ पर ये मसाइल थे उनको सबसे पहले अटेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा मुतासर इलाके कौन से थे जिस पर पहले से फोकस था? क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं कि वो हर साल ही इसका शिकार हो जाते हैं और वहाँ से पानी निकालना एक बड़ा अजाब होता है, काफ़ी अरसे तक वो पानी वहाँ खड़ा रहता है। कौन कौन से ज़्यादा मुतासर इलाके आपका ख्याल है कि इस दौरानिए में, इस 4 स्पेल में रहे हैं? कहाँ कहाँ से आपने जो है इक़दाम करके पानी निकाला है और कहाँ एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद बारिश होने की सूरत में पानी खड़ा हो सकता है? देखिए, जितने हमारे अर्बन एरियाज हैं जिनमें आप नारोवाल है, इवन गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, फिर लाहौर और इसी तरह फ्लैश अर्बन वाटर जो पानी है जो रावलपिंडी में आता है, ये जितने एरियाज हैं इनके अगेंस्ट हमने जो अफेक्टिव मेयर्स लिए हैं उनमें बहुत सारी मशीनरी, मैं आपको अगर मिसाल दूं, ये अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें इस दफ़ा सीएम साहबा ने जो वासा है इसको स्ट्रेंथन किया है। वासा पहले डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में थे, अब पूरे पंजाब में हर शहर में 41 वासाज पूरे पंजाब में नए बनाए गए हैं, उनको मशीनरी लेके दी गई है। और ये काम इसलिए हो रहा है कि जितनी ये पिछले साल के एक्सपीरियंसेस हैं उनको इस दफ़ा रिपीट ना किया जाए। और आपने खुद देखा होगा कि पानी जो है 1-2 घंटे में ड्रेन आउट हो जाता है और उसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो वासा की है, देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डीजी साहब। लास्ट क्वेश्चन ये कि बहुत सारी जगहों पर हमें दिखाई दिया कि नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। बेसिकली इस वक्त हमारे जो दरिया हैं उनकी क्या सूरत हाल है? सिचुएशन वहाँ पर अंडर कंट्रोल है? दरिया हमारे इस वक्त बड़े स्मूथ हैं, नॉर्मल फ्लो पे चल रहे हैं, बल्कि बहुत कम पानी है इस वक्त दरियाओं में। अगर मैं सिंध की बात करूं तो चश्मा में इस वक्त 2,59,000 क्यूसेक है, तौंसा में 2,20,000 क्यूसेक है। जेलम बहुत नॉर्मल है, 7,000 to 10,000 क्यूसेक उसमें पानी चल रहा है। हेड मराला अगेन नॉर्मल है, 80,000 क्यूसेक पानी है। तो वी आर कंफर्टेबल, दरिया इस वक्त स्मूथ है और नॉर्मल फ्लो में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ज्यादा पानी नहीं है, मसला नहीं है। डीजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मीटिंग होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आजकल नई रिसर्चेज आ रही हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो किस तरह से ग्रोथ पकड़ते हैं और उसमें ये पता चल रहा है कि वो बच्चे जो बचपन में कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं उनकी ज़हनी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। तो हमारे जो खित्ते में आप जानते हैं हमारे अपने साज हैं और हमेशा से लोग जो हैं उसकी कदर करते आते हैं और उसमें म्यूजिक हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे कभी कभार तो बारिशों के लिए भी होता था, आपको याद है मुगलिया दौर में बारिशों के लिए भी साज इस्तेमाल किया
करते थे। तो अब जनाब रुबाब की भी बात कर लेते हैं। आप जानते ही हैं सवात के एक रंगसाज हैं अकबर अली, वो रुबाब के रंगों से भी वाकिफ़ हैं। तो जानते हैं हमारे सेगमेंट सफ़र शर्त में। इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। मैं इस वक्त रुबाब के घर में हूँ और मिंगोरा में हूँ और सवात में हूँ। और सवात में ही ये एक गांव है जिसका नाम है सरसैनी। जी, सरसैनी असल में मुझे वो सरस्वती से और सरसैनी बड़े खूबसूरत म्यूज़िकल से नाम है और ये पुराने नाम है सवात के। और यहाँ पे सरसैनी से जब आप ऊपर आते हैं, यानी काफ़ी ऊपर आते हैं, तो इस जगह पर अकबर अली से मुलाकात हुई जो कि बहुत अच्छा रुबाब बजा रहे थे। यहाँ रुबाब आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जब आप सवात में घूमते हैं तो किसी भी जगह पे आपको रुबाब की आवाज़ आ सकती है, बल्कि उसका पीछा करें तो आपको एक रुबाब नवाज एक खूबसूरत सी जगह पर हो सकता है वो अकेले ही बैठा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो बजा रहा होगा रुबाब और आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी लैंडस्केप जो है वैसे लगता है जैसे उसको ज़ुबान मिल गई है। रुबाब ऐसी खूबसूरत चीज़ है। तो अकबर अली जो है उनसे फिर मेरी गपशप हुई तो मालूम हुआ कि वो तो उर्दू जो है वो नहीं जानते, वो पश्तो ही जानते हैं। तो मैंने फिर इसरार साहब से रिक्वेस्ट की, तो इसरार भाई अकबर अली से ज़रा पूछिए कि कब से इन्होंने रुबाब बजाना शुरू किया। जी शुक्रिया। बराली था कल ना रबाब शुरू करे ما خو مرګري دي تقریبا 16-17 साल شو रबाब वागुम। आपके तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है। 16-17 साल की उम्र तक से उन्होंने यही कह रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, 16-17 साल की उम्र से इन्होंने बजाना शुरू। रुबाब के अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट का इनको शौक है? استاد رباب نه علاوه د شپېلې یا نه نه نو صرف رباب بس نور دغه نه کوم। तो ये ताल जो होती है ताल, तो वो उसके साथ भी तो रुबाब बजाते होंगे ना? जी जी। तो उसका शौक नहीं है कि कभी ताल खुद भी जो है वो बजाए? ना ना यार खुद टोल लगा नॉर्मल मार्गरी चल वालों सर ये बोलता है वो मेरे साथ दूसरी दोस्त है ना वो बजाते हैं। वो बजाते हैं जी। अच्छा। तबला और गड़ी होता है ना वो बजाता है। तो इनकी जो धुनें हैं ज़्यादा, मतलब ये जो उर्दू गाने होते हैं, पंजाबी भी हैं, फिर पश्तो भी हैं, इनको मतलब कौन सी धुनें अच्छी लगती हैं या ये किस तरह सीखते हैं जो मुख्तलिफ धुनें हैं? ये कह रहा है कि जब मैं कोई गाना सुनता हूँ ना तो वो मेरे जहन में आता है और फिर वो मैं उसको बजाता हूँ। या अगर मैं मजलिस में जाऊँ और कोई गाना गाएगा, पुश्तो गाएगा, उर्दू गाएगा, तो मैं उसके साथ वो गाना गाएगा मैं बजाऊंगा, खुद ब खुद उसके पीछे मेरा रबाब बजेगा। ठीक है, अब मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इनसे पूछें कि मैं इनसे रुबाब लेके थोड़ा सा बजाता हूँ, तो ये मुझे बताएं क्या मैं रुबाब सीख सकता हूँ और कितनी टकरें मुझे और मारनी है? इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ना زده کولای شي مرګري لاسي چلیږي او لاسي چلیږي چې لګ مهنت وکړو। ये बोलता है बराली बोलता है कि आपने थोड़ी मेहनत किया तो आप सीख जाएंगे क्योंकि आपकी उंगलियां ने वो चलते हैं। तो नहीं, बहुत शुक्रिया। और ये बुनियादी तौर पे आपकी सुबह को खूबसूरत करने के लिए, क्योंकि सरसनई जो गांव है बहुत ही खूबसूरत है और उसके ऊपर जब जैसी आते आबादियाँ जब ख़त्म होती हैं तो एक लैंडस्केप है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अकबर अली भाई हैं, तो मैंने सोचा कि जहाँ पे मेरी सुबह खूबसूरत हो रही है तो क्यों ना आपकी सुबह जो है उसको भी खूबसूरत करते जाएँ, खूबसूरत सी दोनों के साथ। और मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत ही नहीं, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले एक ऐसे आदमी से रुबाब सुना है कि उसके बाद आपका सारा जो ज़ौक़ है और उसको शदीद हिट हुआ होगा, उस जो डैमेज हुआ है आपके ज़ौक़ को, उसको दुरुस्त करने के लिए मैं चाहूँगा कि ये खूबसूरत सी धुन जो है
वो हमें सुनाएं। बहुत शुक्रिया अकबर अली, देख रहे हैं समझते हैं उर्दू। खूबसूरत साज है रुबाब और कितनी ही खूबसूरत धुनें थी जो अभी बिखेरी गई। वकार साहब, आप दुरुस्त कह रहे थे कि हमारी सुबह आपने यकीनन बड़ी खूबसूरत और सुरीली बना दी, और सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें ये था कि जिस कदर अकबर अली साहब वाकिफ़ थे रुबाब के रंगों से, हमें तो आप भी वाकिफ़ दिखाई दिए, और कितनी खूबसूरत धुनें वकार साहब ने बिखेरी। वो ये जो तबाह आजमाई की है उन्होंने काफ़ी खूबसूरत थी, लुत्फ़ भी आया उसको देखने का। और आप देखें कि जो साज हैं इनका रीजन से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है। तो जिस तरह से हमें पियानो और गिटार का जो है वेस्ट से ताल्लुक़ नज़र आता है, उस तरह गिटार भी अफ़गानिस्तान के भी रंग नज़र आते हैं, तो हमें रुबाब में बहुत नज़र आते हैं। बिल्कुल, तो ये साज उनका जिक्र किया। ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर शामिल करते हैं अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, और देखते हैं कि फ़ेरा फैज़ आज कहाँ मौजूद है और हमें क्या बता रही हैं। फन सिर्फ रंगों का खेल नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर चलने वाली जंग की ज़बान भी होता है। कहते हैं कि बाज़ तस्वीरें बोलती नहीं, मगर बाज़ तस्वीरें बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं। आज हम मौजूद हैं शाकिर अली म्यूज़ियम लाहौर में, जहां पर नौजवान आर्टिस्ट अपनी सोलो एग्जीबिशन मेटामॉर्फोसिस रीबर्थ के जरिए जिंदगी, तब्दीली, आगाज़, शिकस्त, जिद्दोजहद और नए सफ़र को अपने फ़न के ज़रिए बयान किया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर, आपको एग्जीबिशन दिखाते हैं और उस एग्जीबिशन के पीछे की सोच के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इल्हा मौजूद हैं और शाकिर अली म्यूज़ियम में इनकी सोलो एग्जीबिशन डिस्प्ले की गई है। अस्सलाम वालेकुम इल्हा। वालेकुम अस्सलाम। इल्हा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी आपकी सोलो एग्जीबिशन पे। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि मेटामॉर्फोसिस रीबर्थ, इसका ख्याल कैसे है आपको? इसका ख्याल आया नहीं, ये एक्सपीरियंस किया। अच्छा। इट्स ऑन माई पर्सनल स्टोरी, और उससे व्हाट आई लर्नड आई जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट। सो बिल्कुल दिस इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स रियली पर्सनल टू मी, एंड this is who I am, this is who you are, and this is who everyone else is, because I've used the scientific concept where a caterpillar turns into a butterfly. और उसको हमने, we all have been through the caterpillar phase and we have also been in our butterfly phase, so उसकी जो जर्नी है उसको कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अच्छा, इसके अंदर जो आपने रीबर्थ का वर्ड यूज़ किया है, मुझे ये बताएं, या आपकी पर्सनल सेल्फ को डिपिक्ट कर रहा है, ऐसा या ये मुआशरे के हर इंसान को
डिपिक्ट कर रहा है? हर इंसान का ये रीबर्थ है। इवन अभी आप डार्क साइड पे इवन आप फोकस करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट द एम्प्टीनेस ऑफ योर पास्ट, इट कुड बी द पास्ट जहाँ पे आपको लग रहा था बहुत फुलफिलिंग है, ऐसे प्यार भी हो जाता है, आपको लगता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, और प्यार ठीक है, और वो ख़त्म भी होता है। सो आई थिंक एवरीबडी एक्सपीरियंसेस दैट, सो इट्स वेरी रिलेटेबल टू ऑल। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम आपके आर्ट वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ब्लैक का बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया अपनी तकरीबन हर पेंटिंग के अंदर। Yes. तो ये जो ब्लैक कलर है ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है? Black, my logo is also black and there's a splash of colors on it, and the ideology behind it is that when you know life is dark and it's based on a very sad concept, we have to lose everything we love. So when you close your eyes, the darkness is all you see, right? So when I close my eyes, I noticed I see a splash of colors. And I believe that life is dark, but there is art that exists in it, in any form, music, poetry and everything, and that is what makes it beautiful. So you'll see that everywhere, you'll always see the combination, the color play with the black. अच्छा, कहीं पर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि एक ह्यूमन फिगरीन है Yes. और उसका एक शेडो है और साथ कहीं ना कहीं हमें एक बटरफ्लाई का एक विंग भी नज़र आ जाता है। तो मुझे ये बताएं, ये जो कम्बिनेशन है ये क्या कम्बिनेशन है? अगर आप एक आम इंसान को अपनी पेंटिंग के बारे में समझाना चाहें तो क्या कहेंगे? बटरफ्लाई तो आई थिंक यूल फाइंड इट कॉमन इन ऑल ऑफ द पीसेस, राइट? कहीं पे फैब्रिक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, इट्स यू, समवेयर इट इज़ मोल्डेड इनटू हॉर्स फिगर्स, फिर स्ट्रेंथ और आपको हॉर्स से हमेशा वही वाइब आती है, एक तरह पावरफुल सी, एंड दैट इज़ यू, एंड समवेयर यूर जस्ट फ्री, यूर जस्ट योर सेल्फ। वहाँ है कहीं पे यूर ह्यूमन फॉर्म में आपको डिपिक्ट कर रहे हैं, समवेयर देयर आर टू पीपल, समवेयर द पर्सन इज़ वेरी agitated क्योंकि वो metamorphosis go through कर रहा है, some pictures on that as well. So I've just played with the fabric इसलिए हमने यूज़ किया है because fabric और इंसानों का एक बहुत पुराना ताल्लुक है, and humans find comfort in it since day one, they want it, and that's what it covers them. So I've used fabric to display it, whatever I thought was required to deliver this idea. So I used threads, the connections that are with the past. So past और present का interplay किया है और उसको सारे को embrace करने पे किया है. So it's all about the beauty of transformation, accepting your past, your present, your future, because that is collectively what makes you beautiful. अच्छा, एज अ आर्टिस्ट जब आप अपना एक काम बनाती हैं, उसके ऊपर बहुत लंबा अरसा मेहनत करती हैं और जब उसको डिस्प्ले करने का वक्त आता है, लोग आते हैं उसको देखते हैं, क्या वो आपका वो जो बेसिक आइडिया है जिसको जहन में रखते हुए आपने एक पेंटिंग तख्लीक की है, क्या वो उस तक पहुंच पाते हैं? नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत आइडियाज़ मुझे आगे से बताते हैं। सो यही खूबसूरती है आर्ट की कि हर बंदा उस पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, एंड ऑनेस्टली मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड जब मैं अगलों का पर्सपेक्टिव उस पर देखती हूँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपके जितने भी आर्ट पीसेस हैं इनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है, तो उसके पीछे की रीज़न भी बतानी है। मैं आपको बताऊंगी कि दिस कलेक्शन इज़ माई मोस्ट फेवरेट, लेकिन सारी कलेक्शन I believe this one, it's under my own sky because I believe I have created one for myself, and the experiences, the layers that you see over here, they have led to create a safe haven for me. So I am under my own sky. So you see, that is my power, that is my strength. So अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी और वो ये है कि आजकल अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं जिसमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हैं, बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिससे हमारे जो ख़ासतौर पर यंगस्टर्स हैं वो डील कर रहे हैं। आप अपने आर्ट के थ्रू उन्हें किस तरह का मैसेज कन्वे करना चाहेंगी इन फ्यूचर भी? इवन I believe acceptance and focusing on the positive side, whatever life gives you. You'll see a lot of black threads in my artwork, the connections that we have with it, the dark side we don't want to talk about it, we feel embarrassed, and maybe ये सारी emotional हमारी जो turbulence है उसकी वजह से, experiences maybe because of these layers जो हमने experience किए उसकी वजह से हमें anxiety हो गई है, depression हो गई, not, but look at what you can make out of it.
अच्छा, और इस पूरी जर्नी के बीच में जब आपने सोचा कि आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और आज जब ये डिस्प्ले हुआ, कोई ऐसा मोमेंट आया जिसमें आपने कहा कि यार नहीं होगा, या कोई ब्रेक डाउन हो गया हो? ब्रेक डाउन तो होते हैं, आर्टिस्ट को तो होते हैं बहुत दफ़ा ब्रेक डाउन, बट आई डोंट बिलीव इन गिविंग अप, आई नेवर गिव अप, एंड I don't think any project will make me feel like that, because if it's related to art, I'll always wanna get up and do it. एक चीज़ लास्ट में, अपनी पूरी इस कलेक्शन को अगर एक लफ्ज़ में कंक्लूड करना हो तो क्या कहेंगे? Metamorphosis. ज़बरदस्त। इस वक्त हमारे साथ ऑर्गेनाइजर एंड क्यूरेटर आमना शाकिर अली म्यूजियम से मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आमना, सबसे पहले तो आज मैं आपसे इस एग्जीबिशन के बारे में पूछना चाहूँगी कि जब ये आइडिया आप लोगों को पिच किया गया तो इस आइडिया को डिस्प्ले करने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली शाकिर अली म्यूज़ियम की ये रवायत रही है कि शाकिर अली म्यूज़ियम ने हमेशा यंग टैलेंट जो है ना उसको डिफरेंट आइडियाज़ को प्रमोट किया है। तो जब हमने इनका काम देखा तो हमें लगा कि ये शाकिर अली की गैलरी में डिस्प्ले होना चाहिए। तो इनका बेसिकली इनका जो काम था ना वो बटरफ्लाई और इस टाइप का था, जो आपका एक सीरीज़ थी तो हॉर्सेस पे, बटरफ्लाई पे कलरफुल था और फिर डार्कनेस से वो एकदम कलर की तरफ जा रहा था। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि इनको एक सोलो शो के तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले किया जाए। शायद हमें हर सवाल का जवाब ना दे सके, मगर ये हमें सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है। मेटामॉर्फोसिस रीबर्थ भी एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन है जो सिर्फ दीवारों पर आवेज़ा नहीं बल्कि इंसान के अंदर होने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। कुछ दिन ऐसे खबरें आती हैं, आपसे शेयर करते हुए भी दिल जो है ना ख़राब ही हो रहा होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसी खबरें आती हैं कि आपको अच्छा लगता है शेयर करके। आपको पेट्रोल की कीमतों के बारे में बताया और अब आपको क्रिकेट में हमारी कारकर्दगी नहीं होता है। गार्डन क्रिकेट की छोटी सी अपडेट के ऊपर चले, खुशियां मनाएं। चले छोटी सी खुशी सही, लेकिन आज के दिन के लिए तो मुनासिब है ना बात करना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आप जानते हैं दूसरे टेस्ट मैच में मेज़बान टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई और हमें ये पहाड़ जैसा हदफ लग रहा था कि कैसे करेंगे। फिर ग्रेवाज ने 73 रन बनाए, कप्तान रोशन चेज ने 70 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की जानिब से ऑफ स्पिनर साजिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की, जबकि उबैद शाह, मोहम्मद अली और अली उस्मान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स के जो 344 रन के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से ओपनर इमामुल हक और आज़ान अवैस ने पहली विकेट पर 34 रन बनाए। इमाम 14 पर आउट हो गए, शिमार जोसेफ का वो शिकार बने। आज़ान अवैस ने 55 रन की इनिंग्स खेली और तीसरी विकेट पर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की कमाल बैटिंग, 168 रन की नाकाबिल शिकस्त शिराकत बनाई उन्होंने। और इस दौरान अब्दुल्ला शफीक ने करियर की 6ठी सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली इनिंग्स में मजीद 78 रन का खसारा है और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी पहले से हासिल है, जबकि पाकिस्तान को सीरीज़ बराबर करने के लिए इस मैच में कामयाबी दरकार होगी। इसी पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। गुड मॉर्निंग सलीम भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। काफी अरसे बाद हम लोग क्रिकेट पे कोई अच्छी बात डिस्कस कर रहे हैं। हम कल वाली याद कर रहे थे कि किस तरह से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था और आज किस तरह से कर रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे? मतलब हम तो यही कहेंगे कि अभी भी ये टारगेट इतना ज़्यादा नहीं है और हम सीरीज़ को बराबर एटलीस्ट कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है कि ना सिर्फ वेस्ट इंडीज का स्कोर बराबर करें बल्कि आगे जाके इतना स्कोर करे कि फिर दोबारा बैटिंग की नौबत ही नहीं है, फिर वेस्ट इंडीज को जल्द आउट जीते फिर इनिंग से। बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जिस तरह आपने बताया 168 की पार्टनरशिप हो गई बाबर और अब्दुल्ला की, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि देखें अब्दुल्ला शफीक पे हमने भी तनकीद की जो बनती भी थी, क्योंकि 2 साल में जो है 2024 में उन्होंने 14 की एवरेज से रन बनाए थे और 2025 में उन्होंने 26 के एवरेज से रन बनाए। 16 मैचों में उनके 280 टोटल रन थे, 16 मैचों में, 1 सेंचुरी और 1 50। लेकिन किस्मत उनकी इतनी अच्छी है
कि वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने के लिए आए हुए थे ग्लोबल सुपर लीग वेस्ट इंडीज। अब जब इंजर्ड हुए शान मसूद, तो क्योंकि करीब थे तो उनको बुला लिया और आते ही सेंचुरी भी करके T20 से आकर यहाँ। तो ये बहुत अच्छी, देखिए प्लेयर तो नो डाउट वो अच्छे हैं बिल्कुल, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी ऐसी रहती है। लेकिन अब मौका मिला और उन्होंने बहुत जबरदस्त अंदाज से इससे फायदा उठाया, दाद देनी चाहिए। अब दूसरी तरफ बाबर की तरफ अगर हम आए, 4 साल से उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं की, अब उनको बड़ा अच्छा मौका मिला है कि सेंचुरी करें, बहुत सेट लग रहे हैं। अजान अवैस वो भी 50 कर गए। देखिए पॉजिटिव चीज जो सबसे ज्यादा इस मैच में जो मुझे नजर आई पाकिस्तान की बैटिंग में, कि वो डर कर नहीं खेल रहे थे। जो हमारा एक रिवायती अंदाज होता है ना, टुक टुक डर के बॉल इधर से जा रही है उधर से जा रही, घबराए हुए, शुरू से ही जो अगर हम देखें अजान अवैस की बैटिंग और जिस तरह बाबर जब खेलने के लिए आए, आते के साथ ही इन्होंने 3-4 चौके लगाए, वो लग रहा था कि आज कुछ करेंगे। और इसी तरह अब्दुल्ला ने भी कोई भी लूज बॉल नहीं छोड़ी। तो ओवरऑल अब तक की जो बैटिंग में परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है और वही है कि मोमेंटम जो बना है इसको बरकरार रखें और आगे जाए, इतना स्कोर करें कि पाकिस्तान जीते मैच और जो 26 साल से वेस्ट इंडीज में सीरीज ना हारने की रिवायत है वो बरकरार है। बिल्कुल ठीक है सलीम भाई, 70-78 रन अभी भी हमें दरकार हैं लीड लेने के लिए, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि इतनी लीड हमें मिल जाए कि हम उनको पूरी इनिंग्स के लिए खिलाएं और जल्दी आउट करें। अच्छा, ये अच्छी ख्वाहिश है ऐसी ख्वाहिशात रखनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जो पहला इससे मैच था, टेस्ट मैच जो था, उसमें हमने पहली इनिंग्स में तो अच्छा परफॉर्म किया था, दूसरी इनिंग्स में हमारा भट्टा बैठ गया था बैटिंग लाइनअप का खासकर, और अभी आपको पता है कि अब नए जो कोच आ रहे हैं, आपको लगता है कि अब कुछ बेहतरी आएगी? नए कोच की खबर आते ही जो है बैटर्स परफॉर्म करने लग गए। देखिए जो पहले मैच की पिच थी वो जरा डिफिकल्ट थी बैटिंग के लिए, वो मुश्किल थी। उसमें फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी। जो आपने पढ़ा होगा कि 40 की 40 विकेटें उस मैच में फास्ट बॉलर्स ने हासिल की थी, जो बहुत रेयर होता है। वेस्ट इंडीज में पहली बार गालिबन हुआ या दूसरी बार हुआ, और क्रिकेट में भी बहुत रेयर है ऐसा होना। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि वो पिच कैसी डिफिकल्ट थी। लेकिन अब जो इस मैच में पिच मिली है ये बैटिंग के लिए साजगार पिच है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने भी अपनी बैटिंग सलाहियतों के जौहर दिखाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अब तक अच्छा खेल रहे हैं। मैं अब तक इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी टीम का कोई भरोसा नहीं होता। हमारी टीम जो है वो चले तो चांद तक, वो जो मिसाल है ना, बस वही समझ है, वैसे ही है। तो अब तक अच्छा जा रहा है, लेकिन जो हमारी एक रिवायत रही है कि हमारी जो लोअर ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा फ्लॉप होता है और 5-6 विकेट गिरने के बाद लाइन लगती है। आई होप ऐसा होगा नहीं और ये 168 की पार्टनरशिप को 300-400 जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। लेकिन बात वही है कि जब एक मोमेंटम बना हुआ हो, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, लेकिन उस दिन का खेल खत्म हो जाए, तो फिर जब अगले दिन आप आते हैं तो वो बात नहीं, जीरो से आपको शुरू करना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि किस तरह खेल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानी के जो दोनों नॉट आउट हमारे बैटर्स हैं, बाबर और अब्दुल्ला, इनको फिर वही जिस तरह कल खेल रहे थे जिम्मेदारी से खेलना होगा और ज़हन में ये रखिए कि बड़ा स्कोर करना। सही है। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक और अपडेट जो है जो जिसका अली ने भी अभी जिक्र किया, माइकल स्मिथ को बैटिंग कोच बनाने का फैसला कर लिया गया है टीम का, और पहली जो जिम्मेदारी है वो फिर दौरा इंग्लैंड में उनकी होगी। क्या लगता है इस तब्दीली से कितना फर्क पड़ेगा? टू अर्ली टू जज, क्योंकि वो कोई बहुत हाई प्रोफाइल नाम नहीं है ऐसा कि हमें सामने हमारे आ रहा है कि बहुत बड़ा कोई कोच है या बहुत बड़ा कोई साबिक स्टार है तो हम कह लें कि यार ये क्रिकेटर बहुत अच्छा था तो कोच भी बहुत अच्छा होगा। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेली, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन वो PSL में कर चुके हैं कोचिंग और वो लीग्स में इतना आपको पता है 20 ओवर का मैच होता है, पता नहीं होता, आंखें बंद करके शॉट ही मारने होते हैं। यहाँ टेस्ट में भी, वाइट बॉल में भी, सब में उनको बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 साल का उनको मौका मिला। वैसे पाकिस्तान में तो 2 साल का 20 साल लिख दो या मर्जी के ऊपर है, 2 महीने में भी निकाल दे, लेकिन आई होप ये आए हैं तो कुछ बेहतरी आएगी, तो कुछ बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है, बैट्समैन हमारे जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा सलीम भाई, यहाँ पे सिर्फ कोच की बात लेना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। कप्तानी की जिम्मेदारी आने के बाद हमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। वो तीनों जो इनिंग्स अभी उन्होंने खेली हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसमें उनकी कोशिश वो नज़र आती रही है और अभी भी नज़र आ रही है। बाबर की जो वाइट बॉल क्रिकेट में हम देखें तो फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू होने लगी थी। PSL भी उनकी अच्छी गई थी। तो जब, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि जब वो आएंगे एज अ कैप्टन तो जरा मसाइल का सामना उनको ना करना पड़े, डबल जिम्मेदारी।
और उसके बाद फिर हमने देखा ऐसा हुआ भी। जो पहला मैच था सेकंड इनिंग में गो के वो उन्होंने एक 50 तो बनाई, लेकिन जिस तरह मैच उनको फिनिश करना चाहिए था, जिस तरह वो टेल एंडर्स को सामने लेकर आ रहे थे, उससे लग रहा था कि उनके जहन में यही है कि यार मैच हार गए, अब हमको ये है कि बस अपना मैं 50-60 करूं और नॉट आउट वापस जाऊं। बिल्कुल एक माइंड सेट उनका ये था जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जैसे इंजमाम हुए या और भी बहुत सारे प्लेयर थे, मियादाद थे, जो आखिर के टेल एंडर्स के साथ लेके जाते थे और फिर टीम को मैच जितवाते थे। उस तरह खेलना चाहिए था। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया बाबर पे। इस मैच में वो जो थे उन्होंने अपना जो हिकमत अमली थी थोड़ी चेंज की, थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट के साथ आए। शुरू में वो फंस कर खेलते हैं, वो चीज दिखाई नहीं दी। तो और उम्मीद यही है कि वो बेहतर से बेहतर ही होता चला जाएगा। अच्छा सलीम भाई, हमारी बॉलिंग लाइनअप के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्पिनर्स के इस्तेमाल के ऊपर तनकीद हुई कि हमने पहले टेस्ट मैच में उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया, और इस बार हमें दिखाई दिया उनके इस्तेमाल से कुछ थोड़ा सा अफाका हुआ है। हालांकि फिर भी एक पहाड़ जैसा हदफ हमारे सामने खड़ा है, लेकिन फिर थोड़ा सा अफाका आपको नजर आ रहा है। इन्हीं स्पिनर्स को आगे लेकर चलना चाहिए। क्या हशर किया टेल एंडर्स का साजिद ने? देखिए, जो कंडीशंस है ना उनमें बहुत फर्क था। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि पहला जो टेस्ट खेला गया था वो पेस बॉलर्स के लिए बहुत साजगार कंडीशंस थी और सारी विकेटें पेसर्स ही ले रहे थे, उनको वहां पे अच्छी मदद मिल रही थी। ये जो पिच है ये रिवायती तौर पर स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारे स्पिनर ने साजिद ने 4 आउट किए, लेकिन उन 4 में से 3 तो आखिर के प्लेयर थे और स्कोर वेस्ट इंडीज का कोई इतना बुरा नहीं था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब आप कभी 5 या 6 आउट करें तो दूसरी टीम को भी फिर 200 के अंदर आउट होना चाहिए। अगर कोई टीम 400-500 रन बना दे और आपने 6 विकेटें ली हैं और आप बॉल दिखाते हुए जाए, तो फिर आपको थोड़ा शर्म करनी चाहिए कि यार मैंने किया क्या, उस टीम ने तो 600 रन बना दी। हाँ, अगर 200 के अंदर आउट करके आपने 5 आउट किए तो आप बहुत खुश हो। नो डाउट साजिद ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा सेकंड इनिंग में देखना होगा कि किस तरह हो। और सेकंड इनिंग में बैटिंग हमेशा आपको पता है इस तरह की जो पिचेस होती हैं उसमें मुश्किल होती है। जो वेस्ट इंडीज ने अभी से डराना भी शुरू कर दिया पाकिस्तान को, बेटा चौथी इनिंग में तुमको खेलना देख लेंगे। तो हमें और अभी इतना बड़ा कर लेना चाहिए कि वो नौबत ही नहीं। बहुत शुक्रिया, ख्वाहिशें। जी 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 बिल्कुल, वाकई ये हमारी सबकी ख्वाहिश है आपकी तरह। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्पोर्ट्स पर, क्रिकेट पर खासतौर पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस्लाम की तरवीज और इरशाद के लिए सूफिया कराम ने जिस खुलूस और मोहब्बत से काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये इन्हीं सूफिया ही की मेहनत का नतीजा है कि इस्लाम मुख्तसर मुद्दत में आलम पर चादर नूर बनकर छा गया। इन्हीं बरगजीदा हस्तियों ने अपने गुफ्तार और अपने किरदार से एक मयारी ज़िंदगी का नमूना पेश किया, और इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हज़रत अल-शेख अबुल हसन अली बिन उस्मान अल-हजवेरी अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका उर्स मुबारक का आज आखिरी रोज़ है और ये 983वां उनका उर्स है जो मनाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे और इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता चल गया होगा, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सेलिब्रेशन इस हवाले से जा रही हैं और आप देख ही रहे हैं कि ये दाता की नगरी कहलाती है लाहौर शहर, और जब भी ये उनका उर्स होता है इसको सजा दिया जाता है। पहले तो ये बताएं, ये दाता की नगरी क्यों कहलाते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दाता की नगरी इसलिए कहा जाता है कि जब शेख अली बिन उस्मान अजवेरी कमोबेश आज से 1000 साल पहले लाहौर में आए तो लाहौर उस वक्त हिंदुज़म का गढ़ था। इट वाज एन एपिसेंटर ऑफ हिंदुज़म। और आपसे पहले तवारीख़ में 3 लोगों का मिलता है जो आपसे पहले इस्लाम की तबलीग के लिए आए थे। हज़रत सैयद इस्माइल बुखारी, उसके बाद ज़ंजानी ब्रदर्स, हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी, हज़रत याकूब ज़ंजानी, हज़रत मूसा ज़ंजानी। तो ये लोग आए, इन्होंने कुछ शुरू में तबलीग की और फिर हज़रत अली हजवेरी आए। और हज़रत अली हजवेरी की जो मूवमेंट थी ऑफ कन्वर्टिंग पीपल, वो इतनी ओवरवेलमिंग थी कि ये देखते ही देखते लाहौर जो है वो इस्लाम का गढ़ बन गया। एंड इन ऑर्डर टू ऑनर दाता साहब्स कंट्रीब्यूशन, तो इसको फिर दाता की नगरी कहा जाने लगा। दाता बजाते खुद एक टाइटल है सखावत के मानों में, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने विजडम के ख़जानों को डिस्ट्रीब्यूट किया
उन्होंने हिकमत के ख़जानों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसलिए उर्फ़ आम में उनको ये टाइटल मिला और इस शहर की निस्बत जो है आज तक फिर वो दाता की नगरी। उन्हीं से वाह वाह वाह। अच्छा, क्या दाता साहब ने ऐसा कौन सा अंदाज अपनाया होगा उस वक्त जो इतना ज़्यादा असरअंदाज हुआ और उसके बाद फिर आज तक हम देख रहे हैं? है ना, देखेंगे जो सूफिया कराम है ना, ये जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीनी है, ये उसके अक्स हैं। ये बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। और एक और प्रोग्राम में मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ भी अर्ज़ किया था कि हज़रत अली हजवेरी जो थे, जो उनका खुल्क था ना, उनका जो अखलाक था, वो इस दर्जे का सॉफ्ट था कि लोग जो हैं एक पुल उनकी तरफ महसूस करते थे। उनके जो टीचर थे, जिस खानकाह से उनकी अपनी ट्रेनिंग हुई थी, वो बाहर एक बहुत बड़ा जली हरूफ में लिखा होता था, यहाँ पर आने वाले से उसका धर्म नहीं पूछा जाता, खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ से हज़रत अली हजवेरी की ट्रेनिंग हुई थी। अगर आप एक इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे, उसका ताल्लुक चाहे किसी रिलीजन, किसी आइडियोलॉजी से हो, वो इंसानियत में एक शरफ़ रखता है। हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी फरमाया था ना, जब उन्होंने अपने गवर्नर को लेटर लिखा, उन्होंने कहा याद रखना 2 तरह के लोग हैं, या वो तुम्हारे साथ फेथ शेयर करते हैं, आइदर ये दे आर योर ब्रदर्स इन फेथ और दे आर इक्वल्स इन ह्यूमैनिटी। तो ये वो तालीम थी जो इन सूफिया ने इम्बाइब की हुई थी। इंसान को इंसान समझा, उनको अपने साथ बिठाया, उनके साथ इंटरैक्ट किया, लायानी बहसें नहीं की, लायानी डिबेट्स नहीं की। हज़रत अली हजवेरी की आपको उस तरह की कोई डिबेट्स नज़र नहीं आती। वो जो सॉफ्टनेस थी, उसने वो मोहम्मदी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पंजाब के अंदर और फिर बड़े सगीर के अंदर उसकी बुनियाद रखी। और फिर हम आगे जाके देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, बाबा फरीदुद्दीन हो, ऑल दीज गाइस, ये कहीं ना कहीं दाता साहब से कनेक्टेड हैं और उन्हीं लाइंस के ऊपर इन्होंने तबलीग की है। और वो सॉफ्टनेस है जो कि लोगों को ट्रैक्ट आज तक करती है। तो ये जो खसूसियात थी उनमें, हम कई हस्तियों को जब भी याद करते हैं खुद को डिस्टेंट महसूस करते हैं उनसे, खुद को दूर महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उनको अचीव करें। हम तो कहते हैं दाता साहब की जो ये तो उनकी खसूसियत थी, ये तो उनकी खासियत थी, तो हम अचीव क्यों नहीं कर पाते और हम उस हस्ती को उस मकाम पर कैसे रख पाएंगे एट द सेम टाइम? दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। और बाय द वे इसमें थोड़ी सी हमारी गलती है। हम जब किसी इंसान को सेक्रेडनेस के तकद्दुस की एक चादर में लपेट लेते हैं तो हम उन्हें माफौकुल फितरत, सुपर ह्यूमन समझना शुरू कर देते हैं, जबकि दीन का जो थीसिस है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। दीन तो कह रहा है कि जी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फॉलो करना है, इत्तबा करनी है, पैरवी करनी है। हज़रात अंबिया हों अपने दर्जे पर, हज़रात औलिया हों अपने दर्जे पर, दे आर नॉट सुपर ह्यूमन्स, दे आर ह्यूमन्स, दे आर रोल मॉडल्स। तो मेरे अंदर ये जो मिसकंसेप्शन पैदा हो रही, ऑफ कोर्स वो स्टैंडर्ड इतना बुलंद है कि मैं वैसा नहीं हो सकूंगा, लेकिन इस बात की ममानियत नहीं है कि मैं नियतन अटेम्प्ट करूं। इस्लाम ये कहता है, रिलीजन ये कहता है कि हाँ तुम अगर K2 नहीं चढ़ सकते, मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, बेस कैंप के लिए अटेम्प्ट तो करो। अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अपने बिस्तर से ही लगे रहोगे, तो फिर तो तब्दीली नहीं आने की। तो शेख हजवेर का जो आइडियल है, शेख हजवेर की जो तालीमात हैं, वो यकीनी तौर पर ऐसी हैं, दे कैन बी एम्यूलेटेड, दे कैन बी फॉलोड। वो सुपर ह्यूमन दर्जा उस दर्जे पर नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि मैं वैसा नहीं हो सकता, ये असल में मेरी अपनी लेजीनेस भी है और इसको मैंने एक मज़हब का रंग दिया हुआ है कि वो इतने बड़े हैं, मैं नहीं हो सकता, तो हैंस मैं कुछ करता ही नहीं। इकबाल इसी को क्रिटिक करते थे। इकबाल ऐसे तसव्वुफ को जो आपको सुला देता है, तो वो इसके खिलाफ थे। वो कहते थे निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अब ये नहीं कह सकते कि इमाम हुसैन तो एक ही थे, नहीं, तुम्हारे ऊपर भी एक हुसैनी ऑब्लिगेशन है। और बाय द वे मैं इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट भी क्विकली करना चाहूँगा। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन को भी एक ख़ास अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इमाम अली मकाम की स्ट्रगल को। अली हजवेरी भी हसनी हुसैनी है। यजीद ने जिस नस्ल को काटना चाहा, उस नस्ल के एक फर्जंद, जिस हुसैनी रेवोल्यूशन को रोकना चाहा गया, अली हजवेरी भी उस रेवोल्यूशन का एक अक्स हैं। हज़रत इमाम हुसैन के 350-400 साल बाद पैदा हुए हैं, लेकिन दुनिया को पैगाम है कि आज भी हुसैनी बाकी हैं। तो अली हजवेरी हिमसेल्फ, ऑल दी सूफिया देमसेल्व्स, दे रिप्रेजेंट दैट हसनी हुसैनी लाइट
and Hassani Hussaini heritage, which is the collective universal heritage of the entire ummah. और हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है कि तसव्वुफ़ का मतलब ये नहीं है कि किसी गार में जाके इबादत करे। हज़रत अली अजमेरी फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये कहे कि वो गार में जाके अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये तो तसव्वुफ़ का दीन का मकसद ही नहीं था। मकसद ये है दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे दिल में ना हो, दिल में रब्बुल इज़्ज़त हो। दुनिया में मैं हस्बैंड हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे पर वो शरई ऑब्लिगेशंस हैं। उनके साथ साथ मैं हार्ट के दर्जे पर तौहीद बारी ताला को कैसे रियलाइज़ करता हूँ, ये हज़रत अली अजमेरी का मैसेज है जो जगह जगह वो अपनी किताब कश्फुल माजूब में भी मैं इसी का नजर जिक्र आते करने वाली थी कि ये इन सारी तालीमात का जिक्र है कश्फुल माजूब में। Absolutely. उस पर भी ज़रा रोशनी डालें, चाहिए आप उस पर बात करें। दी कश्फुल माजूब हज़रत अली अजमेरी की बड़ी मारकातुल आरा किताब है, और किताब का जो अगर लिटरल मैं ट्रांसलेशन करूँ तो पर्दे हटाने वाली किताब, मैं अपने दर्जे पे इसको ट्रांसलेट करता हूँ कि रब ताला को कैसे रियलाइज़ करना है, रब ताला की तौहीद, बंदे और रब में जो पर्दे आए हैं उन पर्दों को कैसे लिफ्ट करना है। तो आप 11 पर्दों से पर्दे हटाते हैं इस किताब में। तौहीद क्या है, क्या हमने कभी रियलाइज़ किया है कि तौहीद, जब मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह एक है, इस एक होने का क्या मतलब है। दाता साहब ने पूरे चैप्टर्स बांधे हैं इस पे, कोई 45 दर्जों के ऊपर तौहीद पर कॉन्वर्जेशन है। ईमान क्या है, जिसको मैं ईमान कह रहा हूँ, ये हार्ट की स्टेट है, ये ज़बान से बोलना है, ये अमल से करना है, ये क्या है असल में। नमाज पढ़ता हूँ, नमाज क्यों पढ़ते हैं, ज़कात क्यों देते हैं, रोज़ा क्यों रखते हैं, हज क्यों करते हैं। हज़रत अली अजमेरी ने इन सारे पिलर्स ऑफ इस्लाम के ऊपर चैप्टर्स बांधे हैं ताकि बंदे और रब के दरमियान से पर्दे हट जाएं। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस। मतलब मैं रिचुअलिस्टिकली नमाज पढ़ रहा हूँ, रिचुअलिस्टिकली रोज़ा रख रहा हूँ, बट देयर इज़ अ स्पिरिचुअल लॉजिक बिहाइंड द रिचुअल्स ऑल्सो। अच्छा, वैसे उनकी सखावत के हवाले से जो बात है वो ये आज की दुनिया पर किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सखी थे, हम जानते हैं कि दाता साहब ही इसीलिए कहलाते हैं। तो एक उनके जो शख्सियत का पहलू था, उनकी हस्ती का जो पहलू था, हम देखते हैं कि अच्छे टाइम में जब जेब भरी होती है तब सखावत करना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा वक्त जब जेब खाली हो किस तरह से सखावत की जाए, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप अली भाई इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, ये सखावत जो है सबसे बड़ा सिंबल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और अपने दर्जे पर इमाम हसन was known for his unparalleled generosity, and Ali Ajweri is by the way direct descendant of Imam Hassan। तो वो जो जेनरोसिटी है ना, वो आपकी जीन्स में भी होती है, वो आपकी फैमिली का एक ट्रेट होती है, एक्वायर भी की जा सकती है, हम मेहनत करके भी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरेशन बाई जनरेशन आप देख रहे हैं, मेरा दादा सखी, मेरा बाप सखी, ऊपर सखावत ही सखावत है, तो वो फिर आपके अंदर से भी एमिनेट होती है। दादा साहब ने ये चैप्टर लिखा हुआ है सखावत के ऊपर, और उसके अंदर आपने फरमाया कि सखावत दो तरह की होती है, एक जूद मकाम जवादियत और एक सखावत। सखी वो होता है जब सखावत करते वक्त अपने पराये की तमीज़ करता है, ये मुसलमान है, ये नॉन मुस्लिम है, मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, अपने पराये की तमीज़ कर ली। मैं बट हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं दूसरों को नहीं दूंगा। मकाम जवादियत ये है कि सखी जब सखावत करने पे आए तो अपने पराई की कोई तमीज़ ना हो, और ये मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसको एक मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि वो फॉलो करे। वाह, सूरत बात। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर फ़ाद अली काज़मी हमारे साथ मौजूद थे, और वो हमें यही बता रहे थे कि किस तरह से हम अपने सूफिया के नक्शे कदम पर चलकर आज भी अपने दीन को बचा सकते हैं और अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब याद करेंगे शोहरा आफाक गीत गाने वाले गुलकार अखलाक अहमद को, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। 1946 में पैदा होने वाले अखलाक अहमद ने 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी मशहूर को नवाज़ का जादू जगाया, और इब्तदा में अखलाक अहमद ने स्टेज सिंगर की हैसियत से अपनी पहचान बनाई। उस दौर में उनके ग्रुप में गुलकार मसूद राना और फिल्म स्टार नदीम भी शामिल थे। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।